वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य। विगत वर्ष में जो प्रश्न मौर्य साम्राज्य से आ चुके हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है तथा मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी आपको कहानी अनुसार प्राप्त होगी। क्लास को प्रारंभ करते हुए देखते हैं मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी दो स्रोतों से होती है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में इंडिका जो है वह मेगास्थनीज की रचना है। दूसरा है अर्थशास्त्र जो चाणक्य से संबंधित है। तीसरा मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त द्वारा रचित है। और कुछ जानकारियां हमें जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होती हैं। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख एवं रुद्रदामन अभिलेख महत्वपूर्ण है। मौर्य वंशावली को एक बार देख लेते हैं। मौर्य वंशावली को आप 1 से 2 बार देखेंगे, यह पूरा आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, सतधनवन, बृहद्रथ। एक बार आप मेरे साथ इसको दोहरा देंगे, पूरा याद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, सतधनवन एवं बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर अपना शासन स्थापित किया था। धनानंद को हराने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की जो पुत्री थी दुर्धरा, उससे विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बनने के पश्चात चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। चाणक्य को ही कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये चाणक्य के ही नाम हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अत्यंत ही विस्तृत राज्य था इनका, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अरब सागर एवं उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक विस्तृत था। यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त को कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें एंड्रोकोटस नाम जो है प्लूटार्क ने दिया है तथा सेंड्रोकोटस नाम जस्टिन ने दिया है। एंड्रोकोटस तथा सेंड्रोकोटस इन नामों के जो चंद्रगुप्त के नाम हैं, इसकी पहचान 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा वह पराजित हो गया। फलतः चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री कार्नेलिया, जिसे हेलेना भी कहा जाता है, से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सेल्यूकस निकेटर के युद्ध की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज जो इंडिका के रचनाकार हैं, इंडिका की से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिए थे तथा 298 ईसा पूर्व कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिए। उनके पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी 281 ईसा पूर्व में बने। इतिहास में इन्हें अमित्र घात अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम दुर्धरा एवं जो राजदूत इसके दरबार में आए थे वह थे डायमेकस। डायमेकस जो राजदूत आए थे वह सीरिया नरेश एंटियोकस ने भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक की मांग की थी। यह आप कई बार सुने होंगे। तो एक था अंजीर, दूसरा मीठी शराब और दार्शनिक की मांग किए थे, किंतु एंटियोकस ने 2 वस्तुएं अंजीर और मीठी शराब तो भिजवा दी, परंतु दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का खरीद फरोख्त नहीं किया जाता है। अब अशोक देखते हैं। अशोक का जन्म अशोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है पूरे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में अशोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अशोक को पूरे ध्यान से देखिए। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, वर्तमान में पटना में हुआ था। पिता का नाम इनके बिंदुसार था तथा माता शुभद्रांगी थी। बिंदुसार के समय तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसे बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीन दबाने में असफल रहा। फलतः बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा था
जो उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक युद्ध दबाने में सफल रहा। अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्याभिषेक के कितने दिन बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया, तो 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग को जीत लिया। इस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो चुका था। इसके उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया था। अशोक ने अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो तो बौद्ध धर्म था। उसने कभी भी राजकीय धर्म नहीं बनाया था इसे। इसकी जानकारी हमें इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए भी बराबर की पहाड़ियों में, जो गया में है, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, जिसमें 4 लिपियों में लिखा गया था: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है वह भारत में मिलती है, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में मिलती है तथा अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में। ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिलती है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को मिली थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे एक बार और देख लीजिए। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेस को मिली। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अशोक अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाटरेदी फैनथोलर ने की थी। कौन? अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। अशोक के अब अभिलेखों को देख लेते हैं। अशोक के 14 अभिलेख जो हैं मुख्य, उसको देख लेते हैं। उसमें वर्णन क्या है, उसके विषय क्या है, उसको देखते हैं। तो पहला जो अभिलेख है इसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की गई है तथा अहिंसा पर बल दिया गया है। दूसरा अभिलेख जो है इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था पर चर्चा की गई है। तीसरे अभिलेख में राजकीय अधिकारियों, मुख्यतः राजुक, युक्तक, प्रदेशक की चर्चा किया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वें अभिलेख में धम महामत्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। छठा अभिलेख जो है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण हेतु जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। 7वें अभिलेख में अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा अभिलेख है। तो सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 7वां। 8वां अभिलेख जो है अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा की है। 9वें अभिलेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचारों का वर्णन है। 10वें अभिलेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां अभिलेख धम्म की व्याख्या करता है। तो धम्म की व्याख्या किस अभिलेख में की गई है? 11वें अभिलेख में। 12वां अभिलेख इसमें स्त्री महामत्र अधिकारी की चर्चा की गई है तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार की भी बात कही गई है। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। 14वां अभिलेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। अब देखते हैं अशोक से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उद्गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जिसमें प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, फिर इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। दिल्ली टोपरा अभिलेख, यह स्तंभ फिरोजाबाद तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था।
दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। लौरिया अरेराज अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, यह अभिलेख भी चंपारण में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र वर्णन है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है तथा सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो रुमनदेई स्तंभ लेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया व लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक बलि कर माफ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं मौर्य काल से संबंधित कुछ फैक्ट्स। सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी, अभी आपको पढ़ा है, विलियम्स जोन्स ने। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था, यह भी पढ़ा चुके हैं। तक्षशिला, जो मौर्य वंश की वंशावली है उसे देख लीजिए। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके पुत्र बिंदुसार, फिर उनके पुत्र अशोक, फिर उनके पुत्र दशरथ। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वह कौन कौन से हैं, वह है दूसरा और 13वां शिलालेख। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया कौन थे, उपगुप्त। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, वह है सौगोरा ताम्रलेख। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण करके किया गया है। वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला अनुराधापुर में। कहाँ पर, अनुराधापुर में। किसे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है, किसने किया है, तो वह है जस्टिन ने सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंटों का उल्लेख किया है जस्टिन ने। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों के उल्लेख है, तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अब उस समय जो कुछ कार्यालय थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो धर्म अस्थायी दीवानी न्यायालय को, व्यवहारिक दीवानी न्यायाधीश को, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायाधीश को। धर्म अस्थायी दीवानी न्यायालय, व्यवहारिक दीवानी न्यायाधीश, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय एवं प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायाधीश को कहा जाता था। मौर्यकालीन कुछ अधिकारी एवं वर्तमान उनके नाम। एग्रोनोमोई जो वर्तमान में जिले का अधिकारी होता है उसे एग्रोनोमोई कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष जो होता था वर्तमान में व्यवसाय एवं व्यापार कर का अधिकारी होता था। सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। पौताध्यक्ष जो होता था माप तौल से संबंधित था तथा सूत्राध्यक्ष जो था वस्त्र उद्योग का मंत्री था। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो प्रथम शिलालेख में उसने यह घोषणा की है। दूसरा प्रश्न बनता है, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया, तो वह आजीविकों के आश्रय के रूप में उसका प्रयोग किया गया। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो वह था ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, तो आप ध्यान इसको एक बार पढ़िए और बताइए किस में नहीं है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, तो वह थे मौर्य सम्राट अशोक। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, चार ऑप्शन है, पूर्व, परिशिष्ट, परवन, अंग और उपांग। तो दूसरा ऑप्शन बी जो सही है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है, तो बेगास्त्री ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा भी कहा है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, चारों ऑप्शन है उसको देखिए। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा बिंदुसार। तो आप पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक, उसके बाद से बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं, अजातशत्रु का नाम नहीं है।
निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो वह थी कारुवाकी। कारुवाकी। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य आपका समाप्त हुआ। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनते हों वह कमेंट बॉक्स में आप दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।